चलिए रिकॉर्डिंग होगी। एक छोटा सा और फीडबैक चाहिए होगा, एक छोटा सा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। प्लीज आप मुझे बता पाएंगे कि मैं जो स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं क्या विजिबल है? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और उनमें से कोई एक मुझे रिप्लाई कर सकता है, क्या ये स्क्रीन मेरे लिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ इस ये आपको विजिबल है या नहीं है? चलिए पार्थ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए आपके फीडबैक के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। SHPL एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने पिछले 7 वर्षों के अंदर अंदर अपने आप को प्रूव किया और प्राउडली प्रूव किया, एक एथिकल सिस्टम को प्रमोट करते वक्त और एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एथिकल सिस्टम के साथ और बहुत सारे जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ। तो आप सब लोगों का सर्वश्री के अंदर स्वागत है। और जिन लोगों ने ये फैसला लिया है, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है, मैं उनको कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने जिंदगी का वो इम्पोर्टेंट फैसला कर लिया है जिससे आने वाली जनरेशन्स इस फैसले के ऊपर गर्व करेंगी कि आपने सही टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था। जैसा कि आप पिछले हफ्ते देख पा रहे होंगे, हमने 7th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया कोलकाता के अंदर। बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। 20 तारीख को हमारी केक कटिंग सेरेमनीज पूरे इंडिया के अंदर हुई और बहुत सारे लोगों ने 7th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। 7th एनिवर्सरी अपने आप में एक कमिटमेंट शो करती है, एक अपना जो वैल्यू सिस्टम है उसको प्रमोट करती है, और बहुत सारी चीजें जिससे लोगों के अंदर एक फेथ आए कि एक जेन्युइन कंपनी कितने साल से अपने आप को मार्केट के अंदर प्रूव कर रही है, वो यहाँ पे आपके सामने 7th एनिवर्सरी एक छोटा सा एग्जाम्पल देके प्रस्तुत किया गया है। मैं हमेशा कहता हूं एक यंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी 50 100 200 साल तक काम करने वाली है तो ये बात मानने वाली है कि पहले 10 साल के अंदर जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझ आ गई है, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है और जो सही डायरेक्शन में काम करेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उनके बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ियां भी इस बिजनेस के लीवरेज को सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं गारंटी, गारंटी कुछ नहीं होती, पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आपको जीवन में पॉसिबिलिटीज देखनी है। मैं हमेशा कहता हूं जो सक्सेसफुल होने वाले माइंडसेट के लोग हैं, वो 0.01% के ऊपर भी अगर पॉसिबिलिटी नजर आती है तो उसके ऊपर वो अपना खेल खेलते जरूर हैं। तो आज जिस परिवार के साथ आप जुड़ रहे हैं, उसका सिस्टम का पहला ट्रेनिंग सेशन इस सीरीज का आज से शुरू होता है। चलिए, तो आज हम इस बिजनेस के बारे में छोटी सी बेसिक बातें करते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर माने तो इस बिजनेस में ना टैलेंट काम करता है, ना किसी प्रकार की आपकी बहुत सारी हुनर जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। इस बिजनेस में आने के अंदर अगर आप एकदम से सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो एकदम कहाँ से शुरू होता है? वो होता है शुरू फेथ से। जब आप किसी चीज को अंदर से जानते हैं ये सही है, जब आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में अपने आप को मान चुके होते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, तो उसके लिए दूसरे लोगों को मोटिवेट करना या दूसरे लोगों से डरना या दूसरे लोग इस बिजनेस के लिए कन्विंस होंगे या नहीं कर होंगे, आप इन सारे के सारी उलझनों से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहला काम होता है फेथ करना। और जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं और इंडिया जैसे देश के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ इतना है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी के साथ कनेक्ट होने के बाद या तो मोटिवेशन में या फिर अपना क्लाइंट के पुश के कारण या किसी भी दूसरी वजह से ड्राइव होते हैं, ना कि वो ना कि वो अपने अंदर की कन्विंसिंग पावर के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने आप से कन्विंस होना, उतना फेथ रखना जितना सूरज पूरब से उगता है, जितना मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं, उतना ही फेथ करना जितना फेथ कोई इंसान 18 साल स्कूल कॉलेज करने के बाद इस बात के ऊपर यकीन करता है कि मुझे पक्की नौकरी मिलेगी और मैं जीवन के 60 वर्ष बहुत आराम से गुजार सकता हूं। ऐसा ही फेथ यहां पर भी क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है?
क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, जब से ये बिजनेस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, उन्होंने इस बिजनेस को उस तरीके से नहीं किया या उस प्रोफेशनल एटीट्यूड से नहीं किया, जिससे यहाँ पर बहुत सारे लोगों में एक भ्रम है कि ये गलत होता है, ये फ्रॉड होता है, या इसमें बेवकूफ बनाते हैं, या इसमें बहुत अलग तरीके की और भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। और जब भी कोई इंसान मार्केट के अंदर जाता है, तो वो ऐसे बीमार लोगों से जब मिलता है, अगर उसका फेथ बहुत अच्छा ना हो या उसका फेथ 101% ना हो, तो उसको मालूम चलता है कि आज की एनर्जी आने वाली कल की एनर्जी जो है, वो आज जो काम कर रहे हैं उससे कम होगी। तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर बोलता हूं कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ये हैं कि अगर आप आज से भी कल ज्यादा मोटिवेटेड हैं, यानी कि आज से ज्यादा मोटिवेटेड कल हैं, आज से ज्यादा यकीन आपको अगले कल है, आज से ज्यादा एक्साइटेड आप अगले कल हैं, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में कभी फेल नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा आज के मुकाबले कम है अगले दिन की एक्टिविटी के अंदर या अगले दिन के एक्शंस के अंदर, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब इतने पॉजिटिव एक्शन से जो पिछले दिन रिजल्ट नहीं आए, उससे अगले दिन उससे कम फेथ में या कम एक्साइटमेंट में वो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो अगर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, तो शायद आपके एक्शन जो हैं वो संघर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे, हार्डवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा कि आप पिछले दिन ज्यादा एनर्जी में अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाए, तो कम एनर्जी में अगले दिन कैसे रिजल्ट निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा अगले दिन के लिए एक्साइटेड, अगले दिन के लिए होपफुल रहना होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप नए नए इस प्रोफेशन में आते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, उसकी टॉप 100 चॉइसेस भी करियर में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रही होगी। कोई भी एक्साइटेड आदमी उसके पास गया होगा, उसने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया होगा, उस अपॉर्चुनिटी के बाद उसके अंदर एक छोटी सी कोशिश करने की या देखने की या काम करने की एक छोटी सी गुंजाइश जागती है, और उसकी वजह से वो डिसाइड कर लेता है। अब ऐसा इंसान जिसने पिछले दिन किसी एक्साइटेड आदमी से एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को कर लिया होगा, वो क्या इतना फेथफुल होगा कि वो दूसरे लोगों को भी जाके अपना फेथ ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं। तो मुझे लगता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काम करने से पहले सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना है कि मैं सही कर रहा हूं। और जब तक आप इस बात को कन्विंस करके अपने अंदर नहीं ले जाएंगे, तो आप मार्केट के अंदर जब लोगों से मिलेंगे, तो आप आधा फेथ या आधा शक, इन दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन देंगे, तो आपके पास सुपर एक्साइटेड लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अगर पहली बात है वो एक्साइटेड, वो तो ज्वाइन ही नहीं होंगे, और अगर वो ज्वाइन भी होंगे तो वो डरे डरे से शंका में ज्वाइन होंगे, या फिर वो अपने आप के अंदर वो उतनी एनर्जी नहीं डाल पाएंगे कि हाँ मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस में आने के बाद काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को कन्विंस करना कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूं। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के 11 कारण हैं। अलग अलग आदमी, अगर मैं अपनी बात कहूं, तो मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मैं पहले दिन से ही तैयार था कि कुछ बड़ा करना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को मिल जाती है जहां पर मैं अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली काम कर सकता हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था किसी भी नई चीज के करने का, मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं था, मुझे एग्जाम पास करने के अलावा कुछ आता नहीं था, तो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे लगता कोई सिखाता, कोई मुझे जीरो से आगे बढ़ाता, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता, मैं ज्यादा पैसे नहीं लगा पाता, ज्यादा रिस्क नहीं ले पाता, या मेरे को कुछ ना, लेकिन मैं बड़ा जरूर करना चाहता था। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं पहले दिन जब ज्वाइन हुआ था, तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था। लोग बोल रहे थे पागल बनाते हैं, लोग बोलते थे इसमें ये होता है, ये फ्रॉड होता है, फलाना होता था। मैंने बोला कुछ भी होता हो, मेरे को जिंदगी में बड़ा बनने का पहला रास्ता मिला है, तो मैं इसको इनकैश करूंगा ही करूंगा। मैंने अपने कान ही बंद कर लिए और मैं बहरा बन गया। लेकिन जब मैंने आगे काम करना शुरू किया, तो मुझे मालूम चला कि मेरे वाले
सोच के लोग जो हैं वो उतने ज्यादा नहीं है। ज्यादातर इस बिजनेस में आने वाले लोग जो होते हैं वो इन 11 में से एक कारण के साथ इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो चीजें मुझे बाहर दुकान से लेनी है, अगर मैं इस सिस्टम से लूंगा तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो मुझे दुकानदार नहीं देता है, तो मैं यहाँ पे अपने पैसे बचा के अच्छी चीज ले सकता हूँ। वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैं एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह आना चाहता हूँ। और इस देश के अंदर पैसा खर्चना बड़ी बात नहीं है, काम करने के लिए कोई आदमी एक्साइटेड करना बहुत बड़ी बात है। तो किसी चीज को बताओ कि 100 रुपए की चीज है और 100 रुपए की चीज लेनी हो, तो कोई आदमी मेरे को नहीं लगता कि मना कर पाएगा, या किसी भी वजह से, शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से वो आपसे वो चीज ले लेगा। लेकिन हमने एक टीम बिल्ड करनी है, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर और अपने बिजनेस पार्टनर की एक एक्साइटेड टीम तैयार करनी है। तो मुझे लगता है कि पहला स्टेप स्मार्ट कंज्यूमर का उस आदमी के लिए ठीक है जिस आदमी को काम नहीं करना है, जिसके पास पहले से बहुत तरीके हैं लेकिन वो स्मार्ट बनना चाहता है। दूसरा, कुछ लोग आते हैं जो इस बिजनेस को एक बिजनेस स्कूल की तरह लेते हैं और ये मानते हैं कि पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे के सारे स्किल हमें स्कूल, कॉलेज या कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो हमें सिखाती है। लेकिन इस बिजनेस में मैं जिन लोगों को देख पा रहा हूं वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, एक्साइटेड रहते हैं, तो मुझे इन लोगों से ये पर्सनल स्किल्स जो हैं वो सीखने का मौका लगेगा। कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जुए की तरह सोचते हैं, चलो एक बार कोशिश करते हैं, लग गया तुक्का तो लग गया, कुछ हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात। ये लोग भी यहाँ पे ट्राई करने के लिए आते हैं कि चलो अगर मान लो मेरे से अच्छे से काम हो गया, आसानी से काम हो गया तो मैं कर लूंगा। ऐसे भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम हो जाएगा तो वो काम कर लेंगे, नहीं होगा तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा कुछ और चीजें नहीं लगी हुई हैं, ना फाइनेंशियल लेवल पे, ना फिर आपके हार्डवर्क के लेवल पे, ना इमोशनल लेवल पे आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता। तो लोग यहाँ पीछे हटने के लिए भी इजी ऑप्शन मानते हैं। कुछ लोग आते हैं जिनको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमानी होती है, जो ये मानते हैं कि मैं 5-7 हज़ार रुपए अगर किसी एक जगह से कमा रहा हूं या मेरी घर से पॉकेट मनी आ रही है, तो उसको मैं किसी दूसरे तरीके से फ्लेक्सिबल ऑप्शन अगर मेरे को मिले कि मैं मनमर्जी के टाइम पे, मनमर्जी की जगह पे अपने अपने बॉस बन के थोड़े बहुत अपने टैलेंट से पैसे कमाना चाहता हूं, तो वो इस तरीके से भी बिजनेस में आते हैं। कुछ लोग आते हैं जिनको जॉब में जाने के बाद मालूम चलता है कि जितनी सैलरी चाहिए उससे थोड़े ज्यादा ही पैसे चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जॉब करने से पहले सोचते हैं कि 3 हज़ार रुपए की पॉकेट मनी में भी बहुत मजे आ रहे हैं, तो 30 हज़ार रुपए मिलेंगे उसमें तो जन्नत बन जाएगी लाइफ। लेकिन जैसे ही उनको सैलरी मिलती है तो मालूम चलता है कि सैलरी से कम 20 हज़ार रुपए ज्यादा चाहिए होते हैं। तो कुछ लोगों को हमेशा एक गैप लगता है कि जितनी इनकम मेरी आ रही है उससे मुझे थोड़ी सी ज्यादा इनकम चाहिए। तो कुछ लोग आते हैं जो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज एक फ्लेक्सिबिलिटी में चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उनको सातों दिन 4-5 घंटे काम नहीं करना या 10 घंटे काम नहीं करना, या फिर वो रोज काम पे जाएं तभी जाके उनको फायदा मिलेगा। यानी कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को नीड्स के हिसाब से करते हैं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि घर ही इसी से चलाना है, मतलब कि जॉब भी नहीं करनी है और अभी स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस से मैंने अपने पैसे कमाने हैं, मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को प्लीज, आप जब तक आपकी आमदनी किसी बेसिक सर्वाइवल इनकम से ज्यादा नहीं हो जाती है तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर ना बनाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी गाय पालेंगे जिससे आप दूध ही दूध चाहते हैं लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, तो वो गाय भी एक दिन मर जाएगी। तो प्लीज कभी भी इतने डिपेंडेंट होके मत आए कि यहीं से ही मेरा घर चलेगा। तो टू फिलफिल नीड्स, जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, या तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर लीजिए, या फिर आप अगर जॉब में चले गए हैं तो आपकी आमदनी जो सर्वाइवल इनकम आ रही है, जब तक आपकी इनकम वहां से आ रही है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद एक नई इनकम बिल्ड करें, और जब वो उससे ज्यादा हो जाए तब इस बिजनेस को आप
खुले दिमाग से कर सकते हैं और लोगों को आप अपॉर्चुनिटी गिवर की तरह लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन आप अपना घर चलाने के लिए दूसरे लोगों को इस बिजनेस के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको घर की प्रॉब्लम और बाकी चीजें भी साथ में चलती, तो नीड्स फुलफिल करने के लिए बिल्कुल ना है। क्योंकि नीड्स आपको बेसिक सर्वाइवल इनकम आपको, या तो आप स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर दो कि पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, या फिर आप शुरू कर दो कि आपका घर जो है वो पहले किसी और तरीके से चल रहा है या कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है, तब आप इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां से कुछ कमाएंगे नहीं, लेकिन आप अपने आप को बड़ा कमाने के लिए कभी भी बड़े रेफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आप जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ड्राइव कर रहे होंगे। जो लोग बहुत पैसा कमाने आते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे भगवान ने कोई आदमी चुन रखा है जो अपनी शक्तियां भूल गया था, और जैसे उसको अपनी शक्तियां याद आई तो उसने एक अपना एक कैंपेन बना लिया कि मैं दूसरे लोगों को भी इंपावर करूंगा, दूसरे लोगों को भी इंकरेज करूंगा। क्योंकि भगवान बोलता है कि मैं 700 करोड़ लोगों को अकेला हैंडल नहीं कर सकता, मुझे 200-500 लोगों के लिए एक आदमी चाहिए, 10,000 लोगों के लिए एक आदमी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला एक आदमी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत पैसे के बारे में नहीं सोच सकता है, वो ये जरूर सोच सकता है कि दूसरे लोगों को मैं इंकरेज करूंगा, इंपावर करूंगा, उनको स्ट्रांग बनाऊंगा, उनको काबिल बनाऊंगा, उनको पैसा कमाने के नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। तो पैसा कमाने के लिए आपको अगर जाना है तो मैं कह सकता हूं नेट मार्केटिंग सबसे बैड तरीका है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों के इमोशन को ड्राइव करते हैं, लोगों के इमोशन को समझते हुए अच्छे लोगों को ग्रो करते हैं। तो आप उसके बीच में उनसे पैसे कमाने को एक बाई प्रोडक्ट मान सकते हैं। अगर मैं लोगों को ग्रो करूंगा, लोगों को बड़ा बनाऊंगा, लोग जितना पैसा कमाएंगे उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली हमारे प्लान का नेचर ही ऐसा है कि अगर आप दूसरे लोगों को पैसा कमाने में हेल्प करेंगे तो आपका उनका मल्टीप्लिकेशन ही बनेगा। आपने 10 लोगों को हेल्प की तो 10 से मल्टीप्लाइड होगा पैसा आएगा, 100 लोगों की हेल्प की तो 100 लोगों का पैसा आएगा। तो पैसा कमाना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे लोगों को ग्रो करना यहाँ पे होना चाहिए। और अच्छे लोग जब ग्रो करेंगे तो आपको वो बहुत पैसा ऑटोमेटिकली कमा देंगे। इसको आप गोल की तरह ना रखें। अपने ड्रीम्स और रीजन जरूर यहाँ पे औकात से बड़ा सोचेंगे तो ही आपके लिए काम करना आसान होगा। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है तभी आप मार्केट के अंदर अपने आप को एक मैग्नेट बना सकते हैं। तो जरूरी है कि आप बड़े बड़े सपने लें, औकात से बड़े सपने लें, ऐसे सपने लें जो आपको खुद को भी समझ नहीं आता है, और उनको अपने इमोशंस के साथ जोड़ें कि अगर मैं जब इन सपनों को पूरा करूंगा तो मुझे किस लेवल की हैप्पीनेस मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक दिन आएगा कि मैं किसी शोरूम जाऊंगा तो मैं किसी प्राइस टैग को नहीं दूंगा, मुझे चीज पसंद आएगी और मैं उसको काउंटर पे रखने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड निकाल दूंगा, मैं उसका प्राइस टैग तक नहीं देखूंगा। तो ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, बहुत जबरदस्त देता है कि एक दिन आप गाड़ी के शोरूम भी जाएंगे तो शायद आपको गाड़ी का प्राइस पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ गाड़ी सोचेंगे, देखेंगे और उसको खरीद लेंगे। तो ये इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम देता है कि आपको अपनी पॉकेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ चीज पसंद आनी चाहिए। कुछ लोग जो करियर की तरह प्लान करते हैं उन लोगों के लिए भी शानदार बिजनेस है कि कोई भी आदमी जिस लेवल की सक्सेस उसने अपने रिटायरमेंट तक गेन की है उसको वो अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकता है कि बेटा जीरो से लेके यहां तक मैंने पहुंचा दिया है, यहां से नेक्स्ट लेवल तक तुम लेके जा सकते हो। यानी कि जीरो से उसकी अगली जनरेशन को शुरू नहीं करना पड़ता, उसको आगे ये इसका लीवरेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन मिल सकता है अगर उसने एक एथिकल बिजनेस बिल्ड किया हुआ है और एजुकेशन बेस्ड बिजनेस बिल्ड किया हुआ है। बहुत सारे लोग जो बहुत अमीर हो गए होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, जो बहुत बड़ा बन गए होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर एक अभाव होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद बड़ा बने होते हैं, उन्होंने किसी दूसरे आदमी को बड़ा नहीं बनाया होता। तो जब आप बड़े बन जाएं इस बिजनेस से, या कोई ऐसा भी मार्केट के अंदर हो जो पहले से ही बहुत बड़ा आदमी है, उसको भी आप बोल सकते हैं कि सर आप खुद ऑनर बने हैं, खुद मालिक बने हैं, खुद बड़े बने हैं, लेकिन क्या आपने अपने जैसे लेवल की सक्सेस देने के लिए भी लोगों को तैयार किया है, लोगों की हेल्प की है? तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है कि एक सलमान खान दूसरा सलमान खान नहीं बना सकता, लेकिन 1 करोड़ कमाने वाला इंसान इस बिजनेस के अंदर 10 लोगों को करोड़ कमाना सिखा सकता है और वहां तक लेके जा सकता है। तो आप दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो 11 कुछ ऐसे कारण यहां पे मैंने आपको बताए जहां पे आप
किसी भी लेवल पे हो जो आपका मेंटल लेवल हो, दो चीजों को छोड़ के आप किसी के साथ भी शुरू करेंगे और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे। मान लो कि आप बहुत अग्रेसिव हैं तो हो सकता है 2 साल में आपको सक्सेस मिल जाए। मान लो कि अभी आप शक में हैं, शंका में, अभी आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो ट्राई करने के मूड से भी आ सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि मेरे को पैसे कमाने का इतना लालच नहीं है, तो पर्सनल स्किल्स इन्हांस करने के लिए आ सकते हैं। आप पॉकेट मनी, तो उस हिसाब से अपना गोल डिजाइन करिए कि अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो 2 साल में भी मुझे लगता है जो एसएचपीएल ने जितने भी रिवॉर्ड दिए हैं आप उन दोनों को भी ले सकते हैं, अगर आप पहले दिन से प्रोफेशनल माइंडसेट से काम करते हैं। लेकिन अभी आपका माइंडसेट इतना जबरदस्त नहीं है, तब भी मैं कह सकता हूं अपना कोई पर्पस डिफाइन करने के अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शनल टाइम मान के चलें कि आप 11वें लेवल को भी टच कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। 2 से 5 साल में एग्रेसिव से स्लो मूवर भी है, वो भी यहां पे सारे बेनिफिट्स ले सकता है, लेकिन वो डिफाइन करके चले कि उस पर्पस किस पर्पस से शुरू किया था उसने। तो प्लीज इन पर्पसेस को ध्यान में रख के अपना ब्लूप्रिंट बनाए कि मुझे 2 साल लगेंगे, मुझे 4 साल लगेंगे या मुझे 5 साल लगेंगे। क्योंकि आप दोनों लोग एक तरीके से नहीं चल सकते कि एक आदमी सोच रहा है मैंने बहुत पैसा छापना है, मैंने बहुत बड़ी टीम बनानी है, मैंने बहुत सारे लोगों को कामयाब करना है, वो भी 2 साल मान रहा है, और जो ट्राई करने आया है वो भी 2 साल ही मान रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस मेंटल लेवल तक जो जब तक वो आदमी नहीं पहुंचता है, चाहे उसको 6 महीने लग जाए चाहे 1 साल लग जाए, तो उसको उतना ही टाइम अपने माइंडसेट के साथ लगने वाला है। चलिए, अब बारी आती है प्रॉब्लम वर्सेस प्रोग्रेस, एक्सक्यूज वर्सेस अर्निंग, विक्टिम वर्सेस विक्टोरियस। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग दिख जाते होंगे जो ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं खराब हो गया, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, इस कंपनी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। नो डाउट कुछ ऐसा होता भी होगा, लेकिन इसमें भी आपको मानना पड़ेगा कि हम खुद चॉइस करते हैं कि हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। विक्टिम बनना और विजेता बनना ये आपके हाथ में है। आपके साथ बुरा होगा ही होगा, जीवन टफ है ही है, इसको मानना ही पड़ेगा। किसी भी स्टेज पे चले जाओ, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, कुछ भी आसान नहीं है। पहले से आपको ये माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा। और इस बिजनेस के अंदर आने के बाद भी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इस बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये जिंदगी के फेजेस हैं जो आपको मेच्योर बनाने के लिए आते हैं और आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आपको किस लेवल की सक्सेस डिजर्व करती है। तो पहली चीज, आपको जिंदगी चॉइस देती है कि आपका फोकस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या फिर आपका फोकस या फिर आपका कम्युनिकेशन प्रोग्रेस से रिलेटेड है। जब तक आपकी प्रोग्रेस का साइज आपके दिमाग के अंदर बहुत बड़ा नहीं होगा तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी प्रोग्रेस का साइज बड़ा है आपके दिमाग के अंदर, तो आपको प्रॉब्लम छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस का साइज बहुत छोटा है तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगना शुरू हो जाएंगी। तो पहले एसएचपीएल में आने के बाद सबसे पहले बड़े सपने देखना शुरू करें, अपने आप से औकात से ज्यादा मांगने की कोशिश करें, हमेशा अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। जिस दिन एसएचपीएल प्लान आपको उम्मीद दे देगा कि आप यहां तक पहुंच जाएंगे, तब आपकी प्रॉब्लम जो आपको आने वाली हैं वो तब आप उनके बारे में पता क्या बोलेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपकी प्रोग्रेस का साइज ये है कि आपको 5,000 रुपये कमाने हैं, 10,000 रुपये कमाने हैं या 15,000 रुपये कमाने हैं, इससे ज्यादा आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप हर प्रॉब्लम को ऐसे बताएंगे जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है या बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आपको बड़ी नजर आना शुरू हो जाएगी और आप वहां पे गिव अप कर देंगे। तो प्रॉब्लम वर्सेस प्रोग्रेस। तो कोशिश करें अपनी गोल शीट को हमेशा अपने पास रखें, कोशिश करें कि अपने बड़े सपने बनाएं, उम्मीद करें कि रोज अपने आप को वो बिजनेस प्लान को रिवाइज करके अपने आप को कॉन्फिडेंट करें कि ये प्लान मेरे को बहुत बड़ी सक्सेस देगा। क्योंकि जो भी आप पूरे दिन में फेस करने वाले हैं आप उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानने वाले हैं या आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इस बात से सेट होगा कि आपकी प्रोग्रेस का साइज क्या है आपके माइंड के अंदर। दूसरा, एक्सक्यूज वर्सेस अर्निंग। मैंने एक जगह सुना था कि आप
या तो बहाने बहुत अच्छे बना सकते हैं या पैसा बहुत अच्छे बना सकते हैं, लेकिन आप दोनों चीजें बहुत अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको बहाने बनाने में अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। चलिए, इस बिजनेस के अंदर एक अपलाइन होती है, एक डाउनलाइन होती है। और मुझे सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि डाउनलाइन हमेशा डाउनलाइन ही बन के रह जाती है। डाउनलाइन का मतलब वो हमेशा यही सोचती है कि दूसरा आदमी जो ऊपर बैठा हुआ है, इस आदमी का रेफरेंस यूज करूंगा, यानी कि मैं हमेशा इससे कम ही करूंगा, ये मेरे लिए रेफरेंस देगा। ये मेरे को बल्कि लिमिट्स तोड़ने वाली चीज नहीं है कि मैं इससे आगे निकलूंगा। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को अपने बॉस की तरह मानना शुरू कर देते हैं, और हमेशा अपने आप को उस तरीके से मानना शुरू कर देते हैं, ये या जिंदगी में आगे ही बढ़ता रहेगा। संस्कारों में जरूर फॉलो करें, सोच में जरूर फॉलो करें, लेकिन जब आप प्रोग्रेस की बात करें तो मुझे लगता है एक अच्छी अपलाइन को एक ऐसी डाउनलाइन अच्छी लगती है जिसके सपने उससे भी बड़े हों, यानी कि वो उससे भी फास्ट भागना चाहता हो। और अगर ऐसी अपलाइन आपके पास नहीं है और इससे गलत सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप फिर अपनी अप्लायंस को जाके देखिए कि क्या आपकी अपलाइन सचमुच में ही। मैं जब इस बिजनेस में था तो मैं हमेशा बोलता था कि मेरी डाउनलाइन का जिसका सपना मेरे सपने से भी बड़ा है, वो मेरा सही बिजनेस पार्टनर है। मैं उसकी हेल्प करना चाहूंगा, मैं उसके साथ काम करना चाहूंगा। वो आदमी जो मेरे से भी बड़ा सोचता है, वो मेरा एसेट है। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आप सब लोग ये माने कि आप डाउनलाइन बन के मत रहें। आपके ऊपर 10 अपलाइंस हों, 20 अपलाइन हो, आप संस्कारों में उनको फॉलो करें, आप उनकी ग्रेटिट्यूड रखें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को माने। लेकिन जब सोचने की बात आए तो सोचें आप मालिक की तरह ही। सोचने के लिए किसी दूसरे आदमी का रेफरेंस यूज ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जब आपकी अपलाइन, आपके सीनियर आपको इसके बारे में बात करते हैं, तो आप उनको बचने के लिए तरीके बताते हैं, एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, और एक दिन आपकी हैबिट बन जाती है, क्योंकि दूसरा आदमी जो काम बता रहा है मैं उससे बचने की कोशिश करता हूं। तो धीरे धीरे ये बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है कि अपलाइन बता रही है और मैंने बहाना बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी अपलाइन को बताओ, मुझे ये मीटिंग चाहिए, ये मीटिंग चाहिए, ये मीटिंग चाहिए, और आपकी अपलाइन जो है वो बहाना बनाए कि मेरे पास नहीं है। तो मेरे को लगता है उस दिन आपकी मेंटल ग्रोथ होगी कि आप इस बिजनेस में कमाल करने वाले हैं। विक्टिम वर्सेस विक्टोरियस यहीं से निकल आएगा। अगर आपका फोकस प्रोग्रेस पे है, आपका फोकस अर्निंग के ऊपर है, तो आप विजेता बनने वाले हैं। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम के ऊपर है, अगर आपका कम्युनिकेशन एक्सक्यूजेस रिलेटेड है, तो आप यहां पर भी विक्टिम ही बनने वाले हैं, यहां पर भी आप एक लूजर ही बनने वाले हैं। चलिए, अगली बारी वाली बात आती है। 99.99% जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी के अंदर पहले एक एवरेज या लूजर लोग होते हैं, जो अपने 15-20 साल के अंदर कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाते हैं। यानी कि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक आदमी भी 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो हमारा सक्सेस रेशियो क्या है कि हमने 100 लूजर से एक सक्सेसफुल आदमी निकाल दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहां मैक्सिमम लोग वो नहीं आते जिन्होंने पढ़ाई के अंदर जाके फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाके अपनी पढ़ाई कर रखी है और वो इस इंडिया के सबसे टॉप पर स्टूडेंट रह चुके हैं, या इस जॉब के अंदर वो हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं जो लोग एवरेज या फिर एक लूजर बन चुके होते हैं। 15-20 साल के बाद 21-22 साल तक उनकी स्पेशल फीलिंग खत्म हो चुकी होती है। तो उनका जो पालन पोषण हुआ होता है, वो उस तरीके से नहीं हुआ होता जैसा एक विनर का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंडसेट पे काम करना है कि मेरा माइंडसेट विनर माइंडसेट होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि हमारे दो माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है जिसको हम राइट माइंड कहते हैं, विनर माइंडसेट, और एक हमारा होता है लूजर माइंडसेट जिसमें लेफ्ट ब्रेन को यूज किया जाता है। अब ये दो हिस्से हैं दिमाग के, ये कैसे कैसे काम करते हैं, आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या आपको यहां से समझना है कि अगर आपके अंदर ये वाला क्वालिटी है तो आपका दिमाग का हिस्सा राइट ब्रेन है।
दुनिया के 99% लोग जो सक्सेसफुल हैं वो राइट ब्रेन थिंकर है। यानी कि उनका दिमाग का राइट वाला पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है, यानी कि वो अच्छा ग्रो हो गया है। लेफ्ट वाला ब्रेन जो है वो उनका संकुचित रह गया है। तो आपका एक माइंड जो है वो छोटा होना चाहिए और एक माइंड बड़ा होना चाहिए। अब ये अगर आपके पास पहले से है तो कंग्रेचुलेशन, और नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा उसके बीच में कि आपके पास, अगर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ का आदमी बनना है तो आपको राइट ब्रेन को बड़ा बनाना ही पड़ेगा। राइट ब्रेन की क्वालिटीज क्या हैं कि वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। लेफ्ट ब्रेन क्या है, वो चैलेंजेस को अवॉइड करता है, यानी कि उसको कोई भी ऐसी चुनौती आती है तो वो सोचता है अपने आप ही खत्म हो जाएगी कि मैं इससे बच के निकल जाऊं। राइट ब्रेन जो है वो अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज भी करता है और अपनी वीकनेस के ऊपर काम भी करता है। और लूजर माइंडसेट लेफ्ट ब्रेन वाला आदमी जो है वो ना अपनी बुराई सुनना चाहता है, ना अपनी कमियों के बारे में बात करना चाहता है, ना उनके ऊपर काम करना चाहता है। राइट ब्रेन थिंकर जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लेता भी है और उससे सीखता भी है। यानी कि बुराई जो होती है वो हमेशा बुरी नहीं होती है। जितने भी हीरो हीरोइन, जितने भी क्रिकेट स्टार्स बड़े बने हैं, इन लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है और इन्होंने हर क्रिटिसिज्म को अपनी इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपकी भलाई चाहता है और फिर वो आपके बारे में कोई बात वीकनेस के बारे में बात करता है, उसको अप्रिशिएट करिए, थैंक यू बोलिए और उसको एक बार एनालाइज करिए। और अगर आपको लगता है ये सच में प्रॉब्लम है तो उसको आप सीखने की कोशिश करिए। लेफ्ट ब्रेन थिंकर क्या होता है, अनेबल टू हैंडल क्रिटिसिज्म और फीडबैक। किसी भी ऐसे आदमी को आप बताओ तेरे में ये कमी है तू इसको ठीक कर ले, तो वो गुस्सा हो जाता है, उसको बुरा लगता है, वो आपसे दूर भाग जाता है। तो ये लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी है। इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज डायनेमिक एंड एवर इंप्रूविंग। राइट ब्रेन वाले थिंकर जो होते हैं उनको एक जैसी चीजें पसंद नहीं आती हैं। वो इंटेलिजेंस होते हैं, अपने टैलेंट और अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हैं और वो हमेशा इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं। लेकिन लेफ्ट ब्रेन वाले जो होते हैं उनका एक जैसा ही, चाहे आप 2 साल पहले मिलो तो भी वैसे मिलेंगे, 4 साल पहले मिलो तो भी वैसे मिलेंगे, आज मिलो तब भी वैसे मिलेंगे। उनको कोई भी नॉलेज जो है वो नई तरीके की नहीं हो पा रही है, वो एक जैसा ही सोच रहे होते हैं। राइट ब्रेन थिंकर जो होते हैं वो हमेशा किसी आदमी से गारंटी वारंटी नहीं मांगते हैं कि हाँ ये होगा तो ही करूंगा। वो हमेशा ये मानते हैं मैं करता हूं, अगर इससे कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं उससे कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर पता कर लूंगा। लेकिन लेफ्ट ब्रेन वाले जो होते हैं वो हमेशा उन्हीं कामों को करते हैं जिसमें गारंटी मिलती हो, यानी कि वो हमेशा वही काम करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आती हो, जहां रिजल्ट जो है वो सामने सामने नजर आते हैं। राइट ब्रेन थिंकर जो है वो प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करते हैं और एंड रिजल्ट के बारे में बात नहीं करते। एंड रिजल्ट मतलब मेरे को गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ भी करना है उस चीज के ऊपर, मैं उसके वो प्रोग्रेस से जोड़ दूंगा कि मैं पिछले दिन से अगले दिन, इस हफ्ते से अगले हफ्ते, इस महीने से अगले हफ्ते तरक्की पे हूं। चाहे मेरे पास वो रिजल्ट नहीं है जो रिजल्ट होने चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जरूर हूं पिछले के मुकाबले। लेकिन लेफ्ट ब्रेन वाले डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ एंड रिजल्ट देना होता है क्योंकि वो डरे होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। राइट ब्रेन थिंकर जो हैं वो दूसरों की सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन लेफ्ट ब्रेन वाले जो हैं वो दूसरों की सक्सेस से डर जाते हैं, दूसरों की सक्सेस को वो सेलिब्रेट नहीं करते या जेलिस फील करते हैं। राइट ब्रेन थिंकर जो हैं वो लर्निंग, ब्रेन ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं। और अगर लेफ्ट ब्रेन वालों को देखें तो वो, अगर उनके एफर्ट जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं तो वो उसको ज्यादा देर आगे तक कंटिन्यू नहीं करते हैं। इसी तरीके से फेलुअर्स को वो अपॉर्चुनिटी मानते हैं राइट ब्रेन थिंकर, लेकिन ये फेलुअर को अपनी वीकनेस मान लेते हैं, इनएबिलिटी मान लेते हैं। ठीक ये लोग जो हैं वो ज्यादा देर तक उस खेल को खेलते हैं जब तक डेड एंड नहीं आ जाता, और ये मानते हैं डेड एंड नाम की चीज कुछ नहीं होती, रास्ते हमेशा होते हैं लेकिन आपको लास्ट स्टेप तक जाना होता है।
गिव अप इजीली। ये लेफ्ट ब्रेन वाले लोग जो हैं ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अब इस स्लाइड को दिखाने के पीछे पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हम एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, एवरेज बैकग्राउंड से, कॉमन बैकग्राउंड से आए होते हैं, या फिर बड़ी गरीब बैकग्राउंड से आए होते हैं। और जब ये बिजनेस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप इस बिजनेस में महीने के 50 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन हम इस 50 लाख रुपए के बिजनेस को 5,000 रुपए महीने के बिजनेस के हिसाब से ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा पिछला जो परवरिश हुई है वहां पे हमें ये बिजनेस अभी भी ग्रेड नहीं कर पा रहा है। तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है अपने माइंडसेट के ऊपर। तो मेरा मानना ऐसा है, किसी इंसान के पीछे अगर उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत सक्सेसफुल लोगों का नहीं है तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और उसको सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर या अपने राइट ब्रेन को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए। चाहे वो 5 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 1 साल भी लग सकता है कि हाँ पे वो उस तरीके से सोचना शुरू किया, उस तरीके से बोलना शुरू किया, उस तरीके से वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। अब मैंने आपके साथ पहले ही बात की थी कि इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज चलती है। कोई बोले कि तुम्हारे पापा नहीं है, तो क्या हम इस तरीके से जवाब देते हैं, अरे यार ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, कमाल हो गया यार, ऐसा थोड़ी, ये क्या बात हुई यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब मेरे पापा ही होंगे, ऐसा बोलेंगे? नहीं। आप उसका गला पकड़ लेंगे, उसका मुंह सुजा देंगे, और उसको मतलब कि आप मारा पीटी पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कन्विंस हैं कि मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है। इस बिजनेस में भी आपको बीमार लोगों के साथ ही रहना है। आपको शायद ही 100 में से एक आदमी मिलेगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था सर, थैंक यू सो मच कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आपने दी। 99 लोग आपको बीमार ही मिलेंगे। अब आप ऐसे बीमार लोगों के बीच में रह के संक्रमण से कैसे बच सकते हैं? तो आपको सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी शील्ड तैयार करनी पड़ेगी, वो है फेथ, विश्वास। मैं इस बिजनेस को बड़ा सोच समझ के कर रहा हूं और मुझे इसके ऊपर 101% यकीन है। अगर आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो मुझे लगता है कि आप 100 रुपए का काम करेंगे, आपको 20 रुपए का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास फेथ बहुत स्ट्रांग है, मैं राइट बिजनेस में हूं, राइट कंपनी में हूं, राइट लोगों के साथ हूं, तो आप 100 रुपए का काम करेंगे, और मैग्नेटिज्म काम करेगा कि आपको 200 रुपए का फायदा होगा। ये सारा खेल फेथ का है। तो प्लीज, अगर आप इस बिजनेस में बिना फेथ के खेल रहे हैं तो आपकी इनपुट से कम ही आउटपुट आएगी, लेकिन अगर आपके पास फेथ बहुत जबरदस्त है तो आपकी इनपुट से डबल, ट्रिपल, 10 टाइम आउटपुट आ सकती है। मार्केट में बीमार लोगों के साथ मिलने से पहले आपको 3 चीजों के लिए कन्विंस करना है। पहला, कि मैं बिजनेसमैन बनने के लिए बना हूं, मेरे को करना ही बिजनेस है, मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं हूं। अगर आप ये पक्का कर लेंगे थॉट, तो मुझे लगता है फिर थोड़े बहुत कंफ्यूजन खत्म हो गए। फिर नौकरी वाले लोग आपको परेशान ही नहीं कर पाएंगे। फिर तो नौकरी वालों की आप धज्जियां उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कंडीशन के अनुसार मेरे पास इससे शानदार कोई मौका नहीं है। अगर मेरे पास 100-200 करोड़ रुपया होता, अगर मेरे बाप दादों ने बिजनेस बनाए होते, अगर मेरे पास कुछ और बड़ी चीजें होती करने के लिए, या कोई संरक्षण दे के ये बोलता कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं और मैं तेरे को फंडिंग दे रहा हूं, या फिर मुझे पहले से 5-6 बिजनेस करने का अनुभव होता, तो शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर नहीं करता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो सर, ये शायद उतना अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपके पास अलग कंडीशन है। आप 100 करोड़ आपके पास पड़े हैं, बाप दादों का बिजनेस आपके पास पड़ा है, कोई आदमी आपको आप फंडिंग करने को तैयार बैठा हुआ है। तो आप दूसरी चीजों को ट्राई करो अगर आपको बिजनेस करने का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है। लेकिन
इंडिया के अंदर 95% लोग जिनके बाप के पास 100 करोड़ नहीं है, जिनके बाप दादाओं का कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, जिनकी बिजनेस स्किल जीरो है, जिनको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस कोई नहीं है, उन लोगों को शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को चुपचाप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक बिजनेस है जो आपका पहला करोड़ कमा के और आपको करोड़ कमाने का एक्सपीरियंस और उस तरीके का नॉलेज दे सकता है जहां आप बिजनेस वर्ड को समझ सकते हैं। तो बिना नखरे किए ये सिर्फ 95% लोगों का बिजनेस है जिनको इसके साथ शुरुआत करनी चाहिए। फिर इसके बाद जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, सर्वासिरी के साथ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। ये कितनी बड़ी कंपनी है, ये मुझे कितना ग्रो कर सकती है, इसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, इसकी कंपनी प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि आप सर्वासिरी के सबसे टॉप अर्नर बन सकते हैं। ये बिजनेस आपको डिजर्व करता है। जिस दिन आपके ये तीन फेथ हो जाएंगे, मुझे लगता है कि मार्केट में आप एक ऐसे बड़े चुंबक की तरह घूम रहे होंगे कि जो भी आपके 100-200 मीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में हो रहा होगा, वो आपकी फ्रिक्वेंसी से वैसे ही जुड़ना शुरू कर जाएगा। तो ये तीन फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में घूमने के लिए, क्योंकि बीमार मार्केट में संक्रमण बहुत है और आपको अपना मास्क फेथ के रूप में लेके चलना पड़ेगा। जिसके पास फेथ नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रगल करवा रहे हैं, ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, ज्यादा पे कर रहा है और कुछ चीजों के साथ ही आपको एडजस्ट करना पड़ पा रहा है। तो ये तीनों चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर। आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, एसएचपीएल क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इन तीनों चीजों के ऊपर आपके साथ आगे जाके बात करेंगे और इन तीनों चीजों को आगे जाके आपके साथ कन्वे करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन के अंदर जो चीजें आपके साथ डिस्कस की गई हैं, अगर आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता था, तो मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत मजा आएगा आपको बिजनेस करने के लिए और आप 100 रुपए में 200 रुपए के रिजल्ट भी ले सकते होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। बहुत लंबा सेशन नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस सेशन को ले रहे हैं, उन लोगों को जरूर अपने बिजनेस के अंदर फायदा नजर आ रहा होगा और वो इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट शुरू जरूर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू सो मच। आपके पास 10 दिन है, 5-6 दिन बचे हुए हैं, 5-6 भी नहीं बचे हुए हैं, 27 होगी। 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पूरा दमखम लगाइए, जिस लिमिट को आप जानते हैं अपने बारे में उसको तोड़ डालिए और नए रिकॉर्ड बनाइए, ताकि अगली बार एक नए माइंडसेट के साथ जून महीने को आप शुरू करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू सो मच।